हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूआरटीएस 2.0 का टेस्ट नंबर 4 बॉटनी सेक्शन। पहला क्वेश्चन है कि हु करेक्टली हाइपोथेसाइज्ड दैट ऑक्सीजन एटम इन द ऑक्सीजन गैस लिस्ट बाय प्लांट्स कम फ्रॉम वाटर। तो ये जो हमारा हाइपोथेसाइज्ड किया था या कह दो प्रपोज्ड किया था, वो हमारा किया था कॉर्नेलियस वॉन नील ने, ठीक है। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था जिसमें हमने O18 आइसोटोप यूज किया था, वो दिया था रूबेन एंड कामेन ने। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोस रिमूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय। तो फोटोसिस्टम 1 को जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो आपका देता है PS2, और PS2 के जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो हमारा प्रोवाइड करता है वाटर बाय फोटोलिसिस ना। तो वाटर इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका PS2। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फॉर एक्सेप्टर होगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर PS1 एंड PS2 आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो हमारा PS1 के लिए है FeS प्रोटीन और PS2 के लिए फियोफाइटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कॉन्स्टिट्यूट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमारा क्या होने वाला है कि लाइट आपकी आए क्लोरोप्लास्ट पर और उस दौरान हमारे बने ATP और NADPH, ठीक है। और इसको जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आपके फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जिससे हमें एनर्जी मिल पाए। ये आपकी पूरी लाइट रिएक्शन है। तो ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना जिसमें सब कुछ बता रखा हो। तो पहले में कह रहा है खाली फोटोलिसिस, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में कह रहा है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो हुआ बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट फॉर्मिंग ATP एंड NADPH। इसमें लाइट का कोई रोल नहीं दिखाया कि क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, ATP है, NADPH है, पर लाइट नहीं है इसमें, तो ये भी आपको हो जाएगा गलत। तीसरे में कह रहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर बाय आइसोलेटेड इल्यूमिनेटेड। हाँ, मतलब जो आपके ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो जिसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो लाइट भी आ गई है ना, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हो गया, तो ऑक्सीजन भी निकल गई। और कह रहा रिडक्शन ऑफ सम केमिकल्स, यानी आपका NADP का रिडक्शन, तो क्या बनता है NADPH। तो ये आपका सबसे सही लग रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर बाय लिबरेटिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फोटोलिसिस से निकलना आपका एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। उसमें ATP और NADPH भी आपको होना चाहिए। तो बेस्ट कौन सा है? बेस्ट आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, जिसमें लाइट भी है, जिसमें NADP का रिडक्शन हो गया, NADPH भी बन रहा है और ऑक्सीजन और वाटर भी बन रहे हैं। तो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला होगा। इसके बाद कह रहा है विथ रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट में अगर वो पूछ रहा है, पहला कह रहा है इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू ये कैन एनहांस CO2 फिशन रेट। बिल्कुल, जो प्रेजेंट कंसंट्रेशन है CO2 की अकॉर्डिंग टू NCERT वो है 0.03 से 0.04%, है ना। C3 वाले प्लांट्स में तो पता है कि C3 वाले प्लांट्स में मेसोफिल सेल के अंदर आपका चलता है CO2 वर्सेस O2, इन दोनों का कंपटीशन चलता है। किसके लिए? फॉर बाइंडिंग विद RUBP इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो इन दोनों में कंपटीशन रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि CO2 हमें जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा मिलनी चाहिए ताकि O2 को वो ओवरकम कर सके। तो प्रेजेंटली जो है वो काफ़ी नहीं है, इतना CO2 आपका काफ़ी नहीं है। अगर ये 0.05 तक जाएगा तो आपका रेट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विथ नहीं, ये आपका गलत है। C3 प्लांट्स आपके लोअर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि C4 प्लांट आपके हायर टेम्परेचर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब टेम्परेचर का रोल क्या है? टेम्परेचर का जो रोल है कि टेम्परेचर जो है वो आपका अफेक्ट करता है
ये आपका अफेक्ट करता है बाइंडिंग एफिनिटी को, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ रुबिस्को, यानी रुबिस्को आपका विद CO2। तो रुबिस्को जो है वो आपका बाइंडिंग एफिनिटी, रुबिस्को की जो बाइंडिंग एफिनिटी है CO2 के साथ वो आपकी अफेक्ट होती है ना। इसीलिए क्या होता है कि हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि CO2 की एफिनिटी कम हुई है, तो किसकी बढ़ गई, इनडायरेक्टली आपकी O2 की बढ़ गई, यानी O2 ज़्यादा बाइंड होने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका CO2 की एफिनिटी कम होगी, CO2 की एफिनिटी कम होगी तो कौन बाइंड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा, CO2 आपका कम बाइंड करने लगेगा, इसीलिए टेम्परेचर का रोल आपका आता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो यही आपका आंसर भी हो गया। टोमेटो ऐसा ग्रीन हाउस क्रॉप बिल्कुल है, CO2 एटमॉस्फेयर में इसको हम ग्रो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लाइट ड्यूरेशन फॉर CO2 अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हाइड्रोजन जो आपके आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट डायरेक्शन में, और तो वो कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली एट द एंड वो कहाँ से आ रहे हैं, एट द एंड वो वाटर से आ रहे हैं। जब वाटर स्प्लिट करेगा, ठीक है, तो आपके हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ऑक्सीजन निकलता है। हाइड्रोजन आयंस ही जो क्रिएट हो रहे हैं वो यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और O को कंबाइन करके हम बना देते हैं आपका O2, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया इसमें थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव, तो मोस्ट इफेक्टेड आपकी होती है सनलाइट, जो कि एक वाइट लाइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, क्योंकि सनलाइट या वाइट लाइट में आपके सारी के सारी वेवलेंथ है, रेड और ब्लू से ज़्यादा, रेड और ब्लू तो है ही, उसके अलावा जो बाकी वेवलेंथ है वो भी है, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस में होगा, जहाँ पे सारी की सारी वेवलेंथ आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम एज रिजल्ट ऑफ रिडक्शन स्टेप, रिडक्शन स्टेप में आपका क्या बन रहा है, तो हमें पता है कि हमने CO2 लिया, साथ में RuBP लिया, और रुबिस्को जो एंजाइम है उसने इनको बाइंड करवा के हमारे, ये 1 कार्बन था, ये 5 कार्बन था, तो बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है आपका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी इसके पास क्या है, COOH ग्रुप, ठीक। ये आपका 3 कार्बन का है, मतलब यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप जिसमें आप कर रहे हो कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप में आप करते हो रिडक्शन, ये सेकंड स्टेप है, इसमें आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन। इसके लिए आप यूज करते हो ATP और आपका NADPH, ATP एनर्जी के लिए और NADPH आपका रिडक्शन करने के लिए, किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, ठीक। तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 ATP और 2 NADPH हो जाएंगे, ठीक है। और आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो ये क्या है आपका, ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड, मतलब इसके पास क्या, CHO ग्रुप है, ठीक है। CWS से क्या हो गया, CH हो गया, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। जो कि हाइड्रोजन कहाँ से आया, इस हाइड्रोजन का यहाँ से जो रिमूवल होता है जब ये टूटता है NADP+ में और H+ में, ये H+ बेसिकली कहाँ ऐड होगा, वो यहाँ पर ऐड होगा, तब ये बन जाएगा ग्लिसरिक एसिड से ग्लिसरल्डिहाइड, यानी इसका क्या हो, रिडक्शन हो गया, तो हमारा ये बनता है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला। इसी को हम लिखते हैं जनरल टर्म में ट्राइओस फॉस्फेट, ट्राइओस मतलब 3 कार्बन की शुगर जिसपे फॉस्फेट लगा हो, तो ये एक जनरल नाम है, ये स्पेसिफिक उस मॉलिक्यूल का नाम है। जैसे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है, वो भी क्या है, ट्राइओस फॉस्फेट है, 3 कार्बन की शुगर जिसपे फॉस्फेट लगा हो। विच फैक्टर डायरेक्टली कॉजेस शिफ्ट इन रुबिस्को एक्टिविटी फ्रॉम कार्बोक्सिलेज टू ऑक्सीजनेज, ठीक है। ऐसा क्या है जो रुबिस्को की एक्टिविटी को शिफ्ट करता है डायरेक्टली कार्बोक्सिलेज से ऑक्सीजनेज में, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि भैया आपका
इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन से तो भाई वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा, तो ये गलत हो गया। डिक्रीज अगर O2 है तो ऑक्सीजन से क्यों ही बाइंड करेगा। क्लोरोफिल सिंथेसिस अगर आपका बढ़ रहा है तो क्लोरोफिल से तो क्या ही इफेक्ट पड़ेगा रुबिस्को की एक्टिविटी पे। चौथा ऑप्शन है डिक्रीज एफिनिटी ऑफ रुबिस्को फॉर CO2। अगर एफिनिटी आपके रुबिस्को की कम हो रही है CO2 के लिए तो जाहिर सी बात है वो आपका ऑक्सीजनस एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 4th हो गया, जो कि आपका बेसिकली टेम्परेचर की वजह से कह रहा है वो। तो टेम्परेचर का रूल वैसे भी कहाँ पर है आपका एफिनिटी ऑफ रुबिस्को पर है, जो कि मैंने पीछे समझाया भी है आपको। थाइलाकोइड्स रिमूव्ड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट वर केप्ट इन इल्यूमिनेटेड कल्चर, यानी आपका लाइट तो फॉल हो रही है, यानी लाइट कल्चर पे आपका फॉल हो रही है, CO2 भी है, वाटर भी है, पर ये खाना नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा, आपने थाइलाकोइड्स रिमूव कर दिए, ये आपका क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ पे थाइलाकोइड्स रखे हुए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में आपके राइबोसोम्स पड़े हुए हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, आपके एंजाइम्स बनाते हैं। किसके लिए, आपका ये एंजाइम्स बनाते हैं फॉर डार्क रिएक्शन। ठीक, C3 साइकिल के लिए बेसिकली ये एंजाइम्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने थैलाकोइड रिमूव कर लिया, आप थैलाकोइड बाहर ले आए, अब आप चाहे लाइट भी दे दो, CO2 दे दो, वाटर दे दो, पर ये एंजाइम्स इसको नहीं मिल पाएंगे, और एंजाइम्स नहीं मिलेंगे तो C3 साइकिल नहीं चलेगी, और C3 साइकिल नहीं चलेगी तो खाना नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन RUBP कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू यील्ड। ये आपका जब RUBP कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, इसको हम बोलते हैं आपका फोटो रेस्पिरेशन। तो इसमें आपको मिलता है एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक मिलता है आपको फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ये आपका 3 कार्बन है, ये आपका 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल इसमें बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन को हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको C2 साइकिल। ठीक है, याद रखना। 102 में कह रहा है कि भाई इक्वेशन बताओ फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो 6 CO2 होते हैं, 6 वाटर नहीं होते, 12 वाटर होते हैं, तो ये सही चल रहा है। एक ग्लूकोज 6, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, What is true for photosynthesis? Both carbon dioxide and water are oxidized. तो CO2 से आप बना रहे हो C6H12O6। ठीक, यहाँ पर पहले 2 ऑक्सीजन थे, हाइड्रोजन एक भी नहीं था, यहाँ पर आपके 12 हाइड्रोजन आ गए, ऑक्सीजन चाहिए ही रह गए, यानी आपने क्या किया, इसका रिडक्शन किया है। रिडक्शन का मतलब होता है आपका H आयन का या H एटम का आना किसी मॉलिक्यूल में। वाटर का आप क्या कर रहे हो, वाटर का आप कर रहे हो फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस में क्या होगा, ये 2 H आयन्स में टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, ऑक्सीजन में। तो वाटर का क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि H आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव हो गए, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन, और इसका क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन। तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 104 में कह रहे हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एम्प्लॉयड टू स्टडी फोटोसिंथेसिस। तो हमने कौन कौन से एम्प्लॉय किए थे, हमने आपका एम्प्लॉय किए हैं चौथा ऑप्शन, मेल्विन कैल्विन ने जब कैल्विन साइकिल को डिस्कवर किया था, कैल्विन साइकिल को उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने आपका C14 आइसोटोप को यूज किया था। जबकि रूबेन एंड कामेन जो पीछे मैंने बताया था, जब ये पता करने के लिए कि जो आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है क्या वो वाटर से हो रहा है, उस दौरान उन्होंने O18 आइसोटोप को यूज किया था। तो आपका ऑक्सीजन एवोल्यूशन फ्रॉम वाटर एंड नॉट CO2। ठीक है, बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, दोनों को क्या चाहिए, सनलाइट दोनों को नहीं चाहिए, फोटोसिंथेसिस को चाहिए, इसको नहीं चाहिए रेस्पिरेशन को। ग्रीन सेल्स इसको चाहिए,
साइटोक्रोम्स दोनों को चाहिए, क्योंकि दोनों के पास क्या है, दोनों के पास आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना। साइटोक्रोम B6F सुना होगा तुमने। साइटोक्रोम तो दोनों के पास है। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दोनों को नहीं चाहिए, ठीक है। इसको इनऑर्गेनिक चाहिए, इसको ऑर्गेनिक चाहिए। C4 प्लांट्स आर मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ATP रिक्वायर्ड। बिल्कुल, C4 प्लांट्स में आपके ज़्यादा ATP लगते हैं उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें C3 तो चल ही रही है, साथ में आपका रीजनरेशन ऑफ फॉस्फेट भी होता है, सॉरी रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोइल पायरुवेट भी होता है। फॉस्फोइनोइल पायरुवेट का आपका रीजनरेशन होता है, किससे होता है, ये आपका होता है पायरुवेट से। तो इस स्टेप पे आप क्या करते हो, आप 2 ATP खर्च करते हो पर CO2, ठीक। यानी आपने 6 बार साइकिल को रन किया और आपने 12 ATP खर्च किए। तो जो इतने इसमें खर्च हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं C3 में, प्लस एक्स्ट्रा आपके 12 ATP और खर्च हो जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, हाइड्रोक्साइड पाथवे की बात कर रहा है, कह रहा है हैज क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेम टाइप। नहीं, ये तो नहीं होगा। अकर्स इन क्रेंजोटोमी, बिल्कुल क्रेंजोटोमी में होता है। बेसिकली ये होता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट की, जो मान लीजिए यहाँ बीच में वेस्कुलर टिश्यू रखे हैं, इनके चारों तरफ इस तरह से ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी वाले चैप्टर में आप देख भी सकते हो, लीफ का जो डायग्राम है उसमें इसमें बता रखा है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, इसको हम रैथ अरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। वेयर म्यूजोफिल सेल हैव स्मॉल ग्रेनल, तो म्यूजोफिल सेल के पास क्या है, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट है और ग्रेनल है, मतलब वहाँ पे ग्रेना है, थैलाकोइड्स के ग्रेना बने हुए हैं। जबकि बंडल सीड सेल में आपके ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं और बंडल सीड सेल आपके लार्ज होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला इसका उल्टा लिखा है तो गलत हो गया। चौथे वाले में कह रहा है कि ये भी गलत ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। मैच द कॉलम, इसमें आपको कंपाउंड और नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं। तो पहला है आपका ए में सक्रिनिक एसिड, सक्रिनिक एसिड का 4 होते हैं, तो ए का हो गया आपका 5, ए का 5 दोनों आउट हो गए। ऑक्सिलिक एसिड में भी बी का 5 हो जाएगा, बी का 5 ए का 5, ठीक है। लैक्टिक एसिड में आपके 3 कार्बन होते हैं, तो सी का हो जाएगा आपका 2, सी का हुआ 2, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन, इथाइल अल्कोहल में आपके 2 कार्बन। इन डैश ग्रोथ बोथ प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन एबिलिटी, यानी दोनों की दोनों जो सेल आने वाली हैं डिवाइड होने के बाद उन दोनों के पास क्या है, मैथमेटिक एक्टिविटी है ना। ये किस में होता है, तो ए में आपका हो जाएगा, ज्योमेट्रिक वाले में ये होता है, ठीक है। तो ए में आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिक, ए में ज्योमेट्रिक, तो ये दोनों तो आउट हो गए, ठीक है। इन डैश ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली 1, यानी 2 में से सिर्फ एक ही आपकी माइटोटिक रहेगी, दूसरी वाली आपकी डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये होगा अरिथमेटिक में। तो बी का हो गया आपका अरिथमेटिक, दोनों में अरिथमेटिक ही है। अरिथमेटिक की क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपकी ये वाली होती है, तो सी लिखा हुआ है तो सी में ये है तो ये वाली हो जाएगी, और डी का आंसर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक है। अरिथमेटिक में आपकी सिंपल कोई एक्सपोनेंशियल पावर नहीं होगी, जबकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें आपकी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर में आप डिटरमाइन करते हो, ठीक है। फिर कह रहा है 2 लीव्स ए एंड बी डिफरेंट साइज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन ये गिव लीव्स A1 एंड B1, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रेटिव ग्रोथ ऑफ बोथ द लीव्स, ठीक है। तो हम अगर बात करें एब्सोल्यूट ग्रोथ की, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फाइनल माइनस
इनिशियल ग्रोथ, ठीक है, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। तो ए के लिए आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है ए की वो हो जाएगी आपकी, इस फिगर में देखेंगे कि 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि बी के लिए जब एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी वो क्या होगी आपकी 55 माइनस 50 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों की बराबर है, 5 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके आउट हो गए। रिलेटिव ग्रोथ पूछ रहा है, तो रिलेटिव ग्रोथ का जो फॉर्मूला है, रिलेटिव ग्रोथ होती है आपकी, उसका जो फॉर्मूला है वो है आपका एब्सोल्यूट अपॉन इनिशियल ग्रोथ इनटू 100%। तो ए के लिए जो रिलेटिव ग्रोथ होगी वो होगी आपकी 5/5 इंटू 100%, यानी आपका 100%। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका। जबकि बी के लिए आपकी क्या होगी 5/50 इंटू 100 यानी 10%, ठीक है। तो फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा। 111 में बोल रहा है कि ये डायग्राम किसके लिए है। तो ये डायग्राम अगर आप जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में तो ये आपका हेट्रोफिली इन लार्क्स पर है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। In Krebs cycle, number of molecules of CO2, NADH, FADH2 and ATP produced from one glucose molecule are 1 ग्लूकोज से बोल रहा है, तो 1 ग्लूकोज से आपके बनते हैं 2 पायरुविक एसिड, उससे बनेंगे आपके 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। यानी क्रेब्स साइकिल आपकी 2 बार चलेगी, 2 बार आपकी चलेगी क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक। तो आपका एक में क्या मिलता है, तो उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक में आपके 3 NADH मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है और एक GTP कह लो या ATP कह लो वो मिलता है। यानी आपके 6 NADH2 हो गए, 6 NADH हो गए, 2 FADH2 हो गए और 2 ही आपके GTP या ATP हो गए। लगा लो, तो ये तो गलत ही है तीनों, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये 2 कार्बन का था और 2 मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पर 4 CO2 भी रिलीज होते हैं। क्यों? आपको मिलता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, प्लस वाटर। तो यहाँ तो कोई कार्बन है नहीं, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, मिलके एक पूरी साइकिल चलाते हैं और घूम फिर कर आपका ये वापस आ जाता है। यानी यूज क्या हुआ आपका ये, तो दोनों कार्बन आपके क्या बन जाते हैं, CO2 बन जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो 2 कार्बन से 2 CO2, लेकिन 2 मॉलिक्यूल थे तो आपके 4 CO2, ठीक है। बाकी तो सब लिखा ही हुआ है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड काइनेटिन व्हिच इज आइडेंटिफाइड क्वेश्चन ये। तो साइटोकाइनेसिस के लिए स्कोगन मिलर आपके रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने आपका काइनेटिन के बारे में बताया था, काइनेटिन के बारे में। It is possible to make calculation of ATP but reality theoretical exercise this question assumptions की बात कर रहा है कि कौन कौन से assumption हमने लिए थे जब हम कैलकुलेट कर रहे थे आपका कि कितना हमको ATP मिल रहा है ग्लूकोज से। तो there is a sequential orderly path functioning with one substrate forming the next with glycolysis TCA cycle in ATS pathway one after other। हमें मान के चल रहे हैं कि ग्लूकोज जब हम यूज कर रहे हैं तो सीधा वो ग्लाइकोलाइसिस में ही जा रहा है। जो जो रिएक्शंस हो रही हैं उस दौरान वो सारी एक्चुअल में हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कुछ भी सबस्ट्रेट बन रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है और वो कहीं और यूज हो जाए। जो भी हम यहाँ से पायरुविक एसिड बना रहे हैं हम मान के चलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस वाला पायरुविक एसिड कि ये जाके सीधा एसिटाइल कोएंजाइम ए में ही यूज हो, ये कहीं और यूज ना हो, फर्मेंटेशन वगैरह में कहीं यूज ना हो, सीधा वहीं पर ही यूज हो। दूसरी बात, अगर हम ये बना रहे हैं तो ये क्रेब्स साइकिल में यूज हो ही, और फिर क्रेब्स साइकिल आप कंप्लीट रन करें, उसमें जो बीच बीच में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो किसी और रिएक्शन में यूज हो जाए।
और फिर बाद में ATS भी आपकी कंटिन्यूसली हो। तो ये चारों के चारों रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, TC साइकिल और ATS पाथवे, ये चारों के चारों आपके एक कंटिन्यूस में हो, तब हम मानते हैं, ये हम एजम्पशन मान लेते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कहीं और खर्च नहीं हो रहा किसी और रिएक्शन में इनके अलावा। तो ये तो आपका हो जाएगा सही। NADH इन ग्लाइकोलाइसिस ट्रांसफर्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। हम मान के चलें कि जो NADH आप बना रहे हो ग्लाइकोलाइसिस में वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है ना, तभी तो ATS हो पाएगी, तभी तो उससे आप ATP बना पाओगे। तो मानते हैं कि वो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि NADH कहीं और यूज हो जाएगा, है ना। कहाँ यूज होगा, मान लो फर्मेंटेशन में यूज हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है, 1 और 2 आपका ठीक है। तो ये तो 1 और 2 तो सब में ही है, ठीक है। तो पढ़ने की जरूरत थी भी नहीं, आप सीधा ऑप्शन पे जाते तो 1 और 2 सब में था। नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे लाइज, वही जो मैं कह रहा था कि जो आपके इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, बीच बीच में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो कहीं और यूज नहीं हो रहे किसी और पाथवे में, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, तो वहाँ पर यूज नहीं हो रहे। तो ये भी आपका क्या है, थर्ड सही है। 1 2 3 1 2 3, तो ये ऑप्शन तो हो गए आउट। ओनली ग्लूकोज हैज बीन रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सब्सटेंस एंटरिंग द पाथवे। हम मान के चलें कि सब कुछ आपका ग्लूकोज की हम बात करते हैं, हम ग्लूकोज से बताते हैं 38 ATP आपके नेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फोर्थ आपको सही है कि हम मान के चलें ग्लूकोज सही है, यानी हम ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, किसी और रिएक्शन से हम स्टार्ट नहीं कर रहे, तब ये आपके कैलकुलेशन जो आती हैं ATP की ठीक आती हैं। ये तो फैट लोगे या प्रोटीन लोगे तो आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस में सीधा ऊपर से एंटर नहीं करते, ग्लूकोज ही एंटर करता है। तो आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, ऑल आर करेक्ट। जैसे ये था, फैट्स कहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, प्रोटीन कहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से, सिर्फ ग्लूकोज ये जो ऊपर से आ रहा है चलता हुआ। तो जितना भी एनर्जी बन रही है वो सारी की सारी उतनी ही हो जितने हम कैलकुलेट करते हैं 38 ATP के बराबर। अभी कह रहा है कि भाई C बता दो, तो अगर ग्लाइकोलाइसिस भी अगर याद है तो तुम्हें पता है कि इसके बराबर में कौन बनता है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये तो सारों में ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भैया D बता दो, तो इससे हमारा क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, है ना। तो D क्या हो गया, पायरुविक एसिड हो गया, D क्या हो गया, पायरुविक एसिड हो गया। यानी ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, तो आंसर सीधे से तीसरा ही आ गया। ये आपका फिर एसिड कोएंजाइम A बनेगा, ये आपका एसिड कोएंजाइम A बनेगा बिल्कुल। A फैटी एसिड है, B ग्लिसरॉल है, क्योंकि ग्लिसरॉल ही एंटर करता है, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है कि इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनल एंड पेट्यूल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो बिल्कुल पहला वाला सही है कि इथाइलिन प्रमोट करता है। दूसरा है कि इट हैव लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन ऑफ द वाटर। हाँ, ये आपका इसकी लेंथ को बढ़ाता है ताकि जो अपर वाले पार्ट्स है वो पानी में ना रहें, ऊपर रहें पानी से, ताकि प्रॉपरली उनको CO2 वगैरह मिल पाए, ठीक है। उसको पानी के ऊपर रहने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं जब हम राइस को ग्रो करते हैं, काफ़ी सारा पानी यूज़ करते हैं। तो आपकी जो क्रॉप है वो थोड़ा ऊपर रहे, लीव्स वगैरह जो अपर पार्ट है, ताकि आपका CO2 रीच कर पाए लीव्स को और खाना बन पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। RQ फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, RQ आपका होगा कि CO2 आप इवॉल्व कितने कर रहे हो, CO2 इवॉल्व अपॉन O2 कंज्यूम्ड, यानी कितनी CO2 निकाल रहे हो, कितना O2 उसके लिए यूज कर रहे हो। तो CO2 मान लो कुछ भी एक n नंबर में आप यूज कर रहे हो, कुछ भी निकल रहा होगा CO2, है ना, पर O2 आप यूज ही नहीं कर रहे हो, 0 है। तो n/0 क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। कुछ भी नंबर के नीचे तुम 0 लिख दोगे वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, आप बनाते हो पायरुविक एसिड, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, उसका फर्मेंटेशन करोगे। तो मान लो तुम्हारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ, उसमें क्या होगा, आपका एक CO2 निकलेगा, ठीक है।
टिश्यू यूज्ड बाय स्कूक एंड कोवर्कर्स टू स्टडी द रोल ऑफ अ पीजीआर। पीजीआर कौन सा था? वो था आपका काइनेटिन या साइटोकाइनिन। ठीक, तो इन्होंने जो आइसोलेट किया था वो आइसोलेट किया था इन्होंने आपका इंटरनोडल टिश्यू कह लो या सेगमेंट कह लो ऑफ टोबैको प्लांट, ऑफ टोबैको स्टेम। तो इंटरनोडल टिश्यू आपका कौन सा होता है? वो होता है आपका डिफरेंशिएटेड टिश्यू, यानी इसमें कोई भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं है। तो आप इसको क्या करते हो? आप इसका कैलस बनाते हो, आप इसका कैलस बनाते हो। कैलस मतलब आप इसका बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बनाते हो। तो उन्होंने स्टडी किया था कि भाई जब हम खाली ऑक्सीजन डालें तब तो ये कैलस नहीं बन रहा, तब ये अनडिफरेंशिएटेड नहीं हो रहा, पर जब हम साथ में काइनेटिन डाल रहे हैं, है ना, ऐसे मॉलिक्यूल डाल रहे हैं इनके पास काइनेटिन वाली एक्टिविटी है, तब ये क्या कर रहा है? ये आपका कैलस बना रहा है। ठीक है, 3 कंडीशन होती हैं कि मान लो आप किसी भी डिफरेंशिएटेड टिश्यू को बात करें, अगर आप ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन को बराबर रखोगे तो आपका बनता है कैलस। जब आप ऑक्सीजन को ज्यादा कर दो और साइटोकाइनिन को कम कर दो तो आपकी बनेगी रूट, और जब आप ऑक्सीजन को कम कर दो और साइटोकाइनिन को बढ़ा दो तो आपका क्या बनता है? शूट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3। बिल्कुल, क्यों एफिशिएंट है? C2 इफ्लेक्स इज नॉट प्रिवेंटेड। नहीं, ये तो प्रिवेंट होता है ना, इसको बाहर नहीं जाने देता। हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, ये तो गलत है ना। CO2 कंपनसेशन पॉइंट यानी कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है कितना CO2 आपको चाहिए, कंसंट्रेशन कितनी चाहिए। कंपनसेशन पॉइंट अगर ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, पर C4 वाले तो एफिशिएंट है ना, उनका तो कम CO2 में हो जाता है, यानी उनका कंपनसेशन पॉइंट क्या हुआ? लेस हुआ, और C3 वालों का आपका ज्यादा कंपनसेशन पॉइंट हुआ। ठीक, तो चौथा ऑप्शन है CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइक्ल्ड थ्रू पैप कार्बोक्सिलेज। तो होता क्या है कि ठीक है, तो यहाँ आपकी CO2 आई, आपका पैप के बेचारा इसको लाया, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड बनाया, मैलिक एसिड बनाया, यहाँ ले आए, यहाँ से आपका CO2 रिमूव हुई और चली आपकी केल्विन साइकिल। ठीक है, बचा क्या आपका पायरूवेट। पायरूवेट को आप कहाँ ले गए? इधर ले गए। पर कई बार क्या होता है कि अगर टेम्परेचर मान लो इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया, तो मैंने बताया था RUBP की जो बाइंडिंग है रूबिस्को के प्रेजेंस में वो कम हो जाती है CO2 के लिए। ठीक है, तो CO2 क्या होगा? आपका बाहर भागने लगेगा। ठीक है, जैसे ही बाइंडिंग एफिनिटी आपकी कमजोर हुई तो कुछ CO2 हो सकता है बाहर भाग जाए वापस से। ठीक है, क्योंकि उतने टाइम में वो बाइंड ही नहीं कर पा रहा, 10 से करना था 8 से कर पाया, तो 2 बाहर भाग गए। उसको वापस से कौन पकड़ लेता है? आपका पैप केस, और वापस से मैलिक एसिड बना के आपका अंदर ले आता है। ठीक है, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैप कार्बोक्सिलेज से क्या करता है कि जो कुछ CO2 का निकल भी गई ना, कि एफिनिटी अगर थोड़ी कमजोरी टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो उसको वापस से ट्रैप करता है और अंदर ले आता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, PYQ क्वेश्चन था ये 2008 का। नियरली इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन साइटोकिनिन, वही जो मैंने पीछे बताया कि जब इक्वल कंसेंट्रेशन होगा तो आपका बनेगा कैलस, जब साइटोकिनिन ज्यादा होगा तो आपका बनेगा रूट, सॉरी जब साइटोकिनिन ज्यादा होगा जब आपको बनेगा शूट, और ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो आपका बनेगा रूट। ठीक, शूट कब बनेगा? जब आपका साइटोकिनिन ज्यादा हो ऑक्सीजन से, दोनों होने चाहिए पर ऑक्सीजन कम होना चाहिए। रूट कब बनेगा? जब आपका ऑक्सीजन ज्यादा हो
है ना, और साइटोकिनिन क्या हो आपका कम हो। और अगर दोनों बराबर हैं एक कल्चर में तो फिर आपका कैलस बनता है, यानी एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू आपका अनडिफरेंशिएटेड हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ओनली C3 साइकिल अकर्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भैया जो C3 है वो मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स में होती है, प्लस फ्यू मोनोकॉट्स में भी होती है। ठीक, अगर आपने पढ़ा हो तो C4 में मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स में होती है, प्लस फ्यू डाइकॉट्स में आपकी होती है। तो कुछ मोनोकॉट ऐसे हैं जिसमें आपका सिर्फ C3 चलती है, तो वो कुछ ऐसे कौन है, वो है आपके वीट एंड राइस। तो आंसर क्या हो गया आपका वीट। ठीक है, बाकी तीनों में C4 चलती है। द प्राइमरी प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ केराटिनॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट इज 2। ठीक है, प्राइमरी काम क्या है, हमको याद होगा कि हम इसको शील्ड पिगमेंट बोल रहे हैं, शील्ड पिगमेंट। अब जो लाइट आ रही है अलग अलग वेवलेंथ की, उसको केराटिनॉइड्स भी आपका ले रहे हैं, ज़ेंथोफिल भी ले रहे हैं, क्लोरोफिल बी भी ले रहा है, क्लोरोफिल ए भी ले रहा है, पर शील्ड पिगमेंट खाली हम इसको बोल रहे हैं। यानी सिर्फ लाइट लेने का मेन रोल नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, कुछ और भी एक ऐसा रोल है जो आपका बचा रहा है किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। तो होता क्या है कि आपने मान लो ये आपका PS2 है, ये आपका रिएक्शन सेंटर बैठा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है मान लो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। आपने बनाया वाटर से 2 हाइड्रोजन आयन, ये तो चले गए आपके ल्यूमन में, 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए आपके क्लोरोफिल के पास, और एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपका कहलाता है नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और ये आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है किसको, क्लोरोफिल को। ये डिस्ट्रॉय कर सकता है आपका क्लोरोफिल को, क्योंकि ये आपका हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, तो ये आपका ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरोफिल को बहुत ज़्यादा, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन। तो इस कैटनोट से करते हैं, इस ऑक्सीजन को आपका पकड़ के उसको 2 O को पकड़ेंगे और बना देंगे इसका O2। यानी मोलिकुलर ऑक्सीजन कौन बना रहा है आपका, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन से। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिव फंक्शन क्या है आपका इसका, फोटो ऑक्सीडेशन, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग तो इसकी तरह लाइट भी ले रहे हैं, पर ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है कि इस वाले नेसेंट ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहा है मोलिकुलर में, ताकि हम उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें क्लोरोफिल को। ठीक है, तो उसका आंसर 4th हो जाएगा। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपका है मैच द फॉलोइंग EMP पाथवे लोकेशन दे रखी है। EMP पाथवे का मतलब है आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म यानी यूकैरियोट्स। 1 का हो गया A, 1 का हो गया A। एक और ऑप्शन बता रहा है यानी साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स। 1 का हो गया A और E, ये हो गया आउट। ATS कह रहा है कहाँ चलती है, ATS यहाँ पे चलती है तुम्हारी मैट्रिक्स में नहीं चलती, ये चलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। 2 का हो गया C, इसमें 2 का D दे रखा है तो ये तो है नहीं। 3rd कैसे चलती है आपकी मैट्रिक्स में, 3rd का हो गया B, तीसरा आंसर हो गया। ग्लाइकोलिसिस इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस व्हाइल देयर इज नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ O2। बिल्कुल आप ऑक्सीजन इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बिल्कुल, तो आपने क्या किया था, 2 NAD+ से आपके बनाए थे 2 NADH।
तो ये आइटम आप कहाँ से लेके आए, ये आप लेके आए उन इंटरमीडिएट से जो कि बन रहे थे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बनने के दौरान। तो आपने क्या किया कि ऑक्सीजन तो यूज नहीं करी, पर आपने फिर भी ऑक्सीडेशन करा, कैसे, आपका हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका पहला आंसर। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल। वाटर का इस्तेमाल आप करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे, ऑक्सीजन से क्या बन जाता है, वाटर। ऑक्सीजन ड्राइव्स ऑल प्रोसेस बाय मूविंग हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल, जो मैंने बताया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन आपके मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं वो वाले, प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो ATS से चल के आए हैं वो, प्लस आप लेते हो ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन आप बना देते हो एक वाटर। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका पहला वाला आंसर। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस रिक्वायर्स, इसको चाहिए होता है आपका मैग्नीशियम। इसके बाद व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन में आपकी लेस देन 7% आपकी एनर्जी निकलती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर आपका है 128, इसमें ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम आपका है जाइलम का डिफरेंशिएशन, तो एक हो जाएगा थर्ड, तो तीनों ही आउट हो गए। साइटोकिनिन का काम होता है आपका न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करना, इथाइलिन का काम होता है आपका रूट हेयर का फॉर्मेशन, और AB होता है आपका सीड डेवलपमेंट, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और मैच द फॉलोइंग, इसमें डेरिवेटिव्स बताने हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो आपका इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव है, पढ़ा भी होगा, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, तो इंडोल कंपाउंड्स एक 2, तो ये आपका गलत हो गया। साइटोकाइनिन किसका है, वो है आपका एडेनिन का। ठीक, तो बी का क्या हो गया, फोर्थ, बी का फोर्थ, तो ये दोनों भी आउट। गिबरेलिन आपका टर्पीन का है, AB आपका कैरोटीनॉइड्स का है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है कि रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, तो जो आपका A वाला है, A में आपका यहाँ पे क्या होगा, A में आपका है एलोंगेशन या प्लाज्मेटिक ग्रोथ। एलोंगेशन तो नहीं है ये, है ना, A का एलोंगेशन तो है नहीं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा इसका, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, एलोंगेशन नहीं है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ठीक, बी में आपका कह रहा है डिफरेंशिएशन या एलोंगेशन, तो बी में आपका है एलोंगेशन। ठीक, तो ये आपका गया और ये तो बचा रहेगा। ठीक है, सी में आपका कह रहा है कि क्या होने वाला है, सी में आपका होगा, कहाँ गया, ये तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ, तो ये तो आउट हो गया, ये तो नहीं होगा। या फिर सी में कह रहा है वो मैच्योरेशन, या फिर सी में कह रहा है डिफरेंशिएशन, नहीं मैच्योरेशन तो यहाँ पर होगा ना डी में, ये तो गलत हो गया, तो सी में आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसके बाद वैसे भी इनको तो पूरा काट के दो, इसको काट दो, इसको काट दो। ठीक है, ई में डिफरेंशिएशन कह रहा तो ये तो यहीं कट गया, तो ये तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, ई में या तो आपका यहाँ पर सेनेसेंस होगा या आपका मैच्योरेशन होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। मोस्ट वाइडली यूज कंपोनेंट ऑफ इथाइलिन इज इथाफेन, बिल्कुल ठीक है। इथाइलिन इज अ गैसियस, गैसियस नहीं है भैया, ये आपका एक्वस है। ठीक है, तो ये आप गलत हो जाएगा रीजन। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन किस में नहीं मिलेगी प्रोसेस के दौरान, यानी आपका एनऑक्सीजन किस में होगा, एनऑक्सीजन का आपका होता है कीमोऑटोट्रॉप्स में। ठीक है, ब्लू ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर बैक्टीरियम में, तो थर्ड वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, फिर कह रहा है नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो NADPH बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ATP बनता है, मतलब आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। pH2 absorb light of shorter wavelength,
PS1 एब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ, बिल्कुल ठीक है। PS1 हैज हायर रिडॉक्स पोटेंशियल देन PS2, नहीं। PS1 सॉरी PS2 मान लो यहाँ पर, क्या मान लेते हैं PS1, ठीक है। यहाँ पर है आपका फियोफाइटिन, यहाँ पर है आपका FES प्रोटीन, ठीक है। इसका ग्राउंड स्टेट में जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो आपका है प्लस का 1.1, एक्साइटेड स्टेट में इसका जो है वो है आपका माइनस का 0.7, जबकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है आपका माइनस का 0.5। ग्राउंड स्टेट में क्योंकि इसका प्लस है, जिसका प्लस होता है हायर होता है, हायर वाला आपका इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाहता बट देना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता था, इसलिए आपने सनलाइट का इस्तेमाल करा और इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया। जैसे माइनस 0.7 हुआ तो इसका कम हो गया उसके माइनस 0.5 से, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। सेम यहाँ पर था, इसका जो ग्राउंड स्टेट का है वो है प्लस का 0.45 और एक्साइटेड स्टेट का इसका माइनस का 1.1, ठीक है। इसका है यहाँ पर माइनस का 0.6 से 7 के आसपास है, ठीक है। तो इसका भी ये भी नहीं देना चाहता था, तो इसका हमने और कम किया और इसके भी लाइट की हेल्प से कम किया और आपने इसको दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब यहाँ पे आपने जो यूज करी वो करी 680 नैनोमीटर, यहाँ पे आपने यूज करी 700 नैनोमीटर, यानी इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसकी एनर्जी आपकी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है आपकी कम है, ठीक। तो ज़्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1.1 था, जबकि यहाँ पे प्लस का सिर्फ 0.45 ही था, यानी उसकी जो देने की टेंडेंसी थी वो कम थी इसके बजाय, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ी उसको एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये आपका हो जाएगा गलत। PS1 का क्या है, लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल है आपका PS2 से। ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन अगर तो आपका ये मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये मैट्रिक्स, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमल मैट्रिक्स, ये आपकी स्ट्रोमल एमिली, ठीक। तो जो स्ट्रोमल एमिली होती है, दो तरह के रीजन होते हैं हमारे अप्रेस्ड रीजन, ठीक। अप्रेस्ड का मतलब होता है बेसिकली जो दबे हुए रीजन है ना, जो दबे हुए रीजन, ठीक। एक है आपका नॉन अप्रेस्ड, यानी जो दबे नहीं हुए, तो इसमें आपका आता है एक तो स्ट्रोमल एमिली आता है, ठीक। एक आपके आते हैं ये वाले क्लोरोप्लास्ट जो एकदम आउटर मोस्ट साइड पर हैं, जो आपका स्ट्रोमल मैट्रिक्स को फेस कर रहे हैं, ये वाले। तो ये भी आपके कहाँ पे आएंगे, या आपके आएंगे नॉन अपर रीजन में, और जो बीच वाले क्लोरोप्लास्ट हैं ये आपके आएंगे अपर रीजन में। तो जो अपर वाला होता है इसके पास फोटोसिस्टम 1 भी होता है और 2 भी होता है, जबकि इसके पास सिर्फ PS1 होता है। तो यहाँ पर खाली क्या चलेगा, स्ट्रोमल एमिली में और आपका जो स्ट्रोमल मैट्रिक्स फेसिंग थाइलाकॉइड्स, इन दोनों जगह क्या चलेगा आपका, सिर्फ PS1 होने की वजह से साइक्लिक चलेगा और यहाँ पर आपका नॉन साइक्लिक चलेगा। तो साइक्लिक आपका कहाँ चलेगा, इनमें और इसमें, जबकि नॉन साइक्लिक आपको चलेगा बीच वाले में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ये भी और ये भी, यानी ऑल एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपका सॉल्यूशन खत्म होता है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, तो आप आगे पूछ सकते हैं सेंटर पे। थैंक यू।